क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 2 विलयन चैप्टर में आज का हमारा लेक्चर होगा ठोस का द्रव में विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, कल हमने द्रव का द्रव में विलयन का वाष्प दाब देखा था। आज हम ठोस का द्रव में विलयन का वाष्प दाब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस का द्रव में विलयन का वाष्प दाब, और इसके लिए हम राउल्ट का नियम भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, यहाँ दो पात्र हैं। एक पात्र में शुद्ध विलायक है और दूसरे में विलयन है। कहने का मतलब है एक पात्र लिया गया है जिसमें द्रव रूप में जल भरा है। ठीक है, और इसे पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, पूरा पात्र को ढक दिया गया है। और नीचे से इसे हम क्या करेंगे, नीचे से अगर हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, जल गर्म होगा क्योंकि उसे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होने के कारण ये गर्म होकर के वाष्पित होने लगेगा, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगेगा। चूँकि पात्र पूरी तरीके से बंद है इसलिए वाष्प कहाँ जाएगी, पात्र के अंदर ही रह जाएगी। और यह वाष्प जितना ज़्यादा बनेगी, अर्थात जितने अणु वाष्प के रूप में बनेंगे उतने ही अणु क्या होंगे, पुनः से द्रव बन करके जल में मिल जाएंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जल है जो कि शुद्ध विलायक के रूप में है और जिसका वाष्प दाब P0 है। एक दूसरा पात्र लेते हैं। इस पात्र में विलयन है। विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलेय और विलायक दोनों के मिश्रण होते हैं। तो इसमें क्या है, विलेय और विलायक दोनों हैं। इसमें यहाँ आप देख रहे हैं विलेय के अणु, यहाँ पर आप विलेय क्या होगा, अवाष्पशील होगा, अर्थात ठोस रूप में होगा। आप विलेय की जगह पर शक्कर या नमक ले सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें कहा जा रहा है कि ठोस का द्रव में विलयन, अर्थात यहाँ पर विलेय ठोस होगा और विलयन द्रव अवस्था में होगा। तो यहाँ पर विलयन में जल और हम नमक लेते हैं। नमक क्या है, अवाष्पशील विलेय है, और जल क्या है, वाष्पशील विलायक है। अब मैं आपको बताती हूँ वाष्पशील विलायक और अवाष्पशील विलेय किसे कहेंगे। वाष्पशील विलायक का कहने का मतलब है, अर्थात उसे गर्म करने पर क्या होगा, उसके कण वाष्पित हो जाएंगे। अवाष्पशील विलेय मतलब, अवाष्पशील विलेय का मतलब ये है, जैसे हम NaCl या नमक लेंगे तो उसके कण यहाँ पर रह जाएंगे द्रव की सतह पर। ठीक है, वो वाष्पित नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसे अवाष्पशील कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों विलायक के अणु है, अर्थात जल के अणु है। ठीक है, और इस पात्र में सभी अणु क्या हो रहे हैं, निष्कासन की प्रवृत्ति रख रहे हैं। निष्कासन की प्रवृत्ति का कहने का मतलब है सभी क्या हो रहे हैं, सभी ऊर्जा पा करके, क्योंकि यहाँ पर जब इसे हम गर्म करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये वाष्प के रूप में वाष्पित होने लगेंगे। तो इसमें निष्कासन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल विलायक अर्थात केवल जल के अणु निष्कासित होंगे, विलेय के अणु निष्कासित नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि विलायक जल है और जो कि वाष्पशील है, और विलेय NaCl या नमक है जो कि अवाष्पशील है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो P0 है, अर्थात शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। तो कम होने का कारण क्या है, कम होने का भी कुछ कारण होगा। तो कारण ये है क्योंकि ए पात्र में केवल जल है जो कि द्रव रूप में है और वो विलायक है। ठीक है, और कोई भी इसमें विलेय के कण नहीं है, इसलिए अगर हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें क्या होंगे, सभी अणु क्या होंगे, जल वाष्प के रूप में बन करके क्या करेंगे, वाष्प दाब को बढ़ा देंगे। ठीक है, अर्थात इसमें मोल अंश या जो मोल प्रभाज है वो क्या होगा, अधिक होगा, जिससे जल की सतह पर जो द्रव के रूप में जो इसके अणु जो वाष्पित हो रहे हैं उनका वाष्प दाब भी यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि ज़्यादा गैस बनेगी तो यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा अणु बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विलयन है तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। क्योंकि यहाँ पर विलायक शुद्ध अवस्था अर्थात जल है, तो विलायक जल है तो वो तो
तुरंत वाष्पित हो जाएगा, परंतु विलेय जो NaCl है वो अवाष्पशील है और वो क्या करेगा, जल की सतह पर क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा और उस लेयर के बनने के कारण जहाँ पर जो जल के कण हैं उनके वाष्पित होने में उनको परेशानी होगी। शुद्ध विलायक में जिस तरीके से जल के अणु फ्री होकर के वाष्पित हो पाएंगे, उतनी आसानी से विलयन में जल के अणु निष्कासित नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सतह पर विलेय के कण भी मौजूद हैं, जिससे टकरा करके या उनसे हो करके उनको गुजरने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। इस कारण विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। क्लियर हुआ? तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय या मान लेते हम जल और नमक का सॉल्यूशन मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें यदि वाष्पन से प्राप्त वाष्प प्रावस्था में केवल विलायक की वाष्प होगी, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है। ठीक है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब द्रव की सतह पर उपस्थित वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और विलयन की सतह में कुछ अणु अवाष्पशील नमक के भी हैं, तो उसे क्या करेगा, सतह से निष्कासित होने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। इस कारण विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया ठोस का द्रव में विलयन का वाष्प दाब। अब हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए हम राउल्ट का नियम। कल हम पढ़े थे वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हम कल भी पढ़े थे। ठीक है। तो आप मेरे इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। और एक बात और, क्वेश्चन पेपर में राउल्ट के नियम आता है और आपको ध्यान देना है कि आपको वाष्पशील के लिए पूछा है या आपको अवाष्पशील विलेय के लिए पूछा है। ठीक है। उसके बाद ही आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आज पढ़ते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये भी बहुत ईजी है, कोई भी कठिन नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है। आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी एक पात्र लिया गया है। इस पात्र में, ये पात्र कौन सा है, इसमें विलयन है, अर्थात इसमें वाष्पशील विलायक है और अवाष्पशील विलेय है। और अवाष्पशील यहाँ पर हम क्या लेंगे, NaCl या नमक लेंगे। तो चूँकि यहाँ पर क्या है, Pb दिख रहा है आपको, ये क्या है, विलेय B का वाष्प दाब है जो कि 0 है। और P आप देख रहे हैं, Pa की वैल्यू कुछ न कुछ तो आएगी। Pb 0 इसलिए है क्योंकि विलेय अवाष्पशील है, अर्थात विलेय की कोई वाष्प दाब नहीं बनेगी। लेकिन जब इसे हम गर्म करेंगे तो विलायक के कण क्या करेंगे, वाष्पित होने के लिए जल वाष्प के रूप में इससे बाहर जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के वाष्प दाब में विलेय का कोई भी योगदान नहीं रहता है, अर्थात Pb = 0 रहता है। ठीक है। केवल यहाँ पर वाष्पशील विलायक का ही पूरा योगदान रहता है। तो चलिए नियम देखते हैं। राउल्ट के नियम अनुसार अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है। यहाँ पर केवल विलायक का जो वाष्प दाब है वह क्या करेगा, मोल अंश के समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं हम दो घटक लेंगे, एक घटक वाष्पशील विलेय है और बी घटक एक घटक वाष्पशील विलायक है। गलती हो जा रही है थोड़ी। दो घटक हैं जिसमें ए क्या है, वाष्पशील विलायक है और बी क्या है, अवाष्पशील विलेय है। तो इससे जो सॉल्यूशन या विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, P टोटल या P कुल बराबर Pa + Pb। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो वाष्पशील विलायक है A, उसका वाष्प दाब Pa है, लेकिन अवाष्पशील जो विलेय है उसका मान 0 है, क्योंकि कोई भी विलेय के कण क्या हो रहा है, वाष्पित नहीं हो रहे हैं। तो Pb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट Pb की वैल्यू 0 हो जाती है। तो Pb = 0, तो क्या बचा, P कुल बराबर Pa बचा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के सीधे समानुपाती होगा। अगर दो घटक हम A और B लेते हैं तो उससे बना जो विलयन है, तो टोटल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, Pa + Pb। तो Pb की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि कोई भी अवाष्पशील विलेय के कण वाष्पित नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, इसलिए पी बी बराबर 0, तो पी ए बराबर पी कुल बराबर पी ए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। आगे हम देखते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होगा विलायक का मोल अंश के या विलायक के मोल प्रभास के। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए समानुपाती एक्स से, एक्स से क्या है, मोल अंश है विलायक का। अब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, वह नियतांक यहाँ पर क्या है, P0A है। ठीक है, वो नियतांक यहाँ पर P0A है। P0A एक समानुपाती स्थिरांक है, आप सब जानते हैं बच्चों। P0 एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसे हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 देंगे और इसको हम समीकरण 1 देंगे। अब समीकरण 2 से इसकी वैल्यू को हम P1 की जगह पर रख देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। तो आप देख रहे हैं समीकरण 2 से मान 1 में रखेंगे तो P कुल बराबर P0A इंटू एक्स से हो जाएगा। अब हमको पता है मोल अंश में विलेय और विलायक अर्थात इनका क्या होता है, योग 1 के बराबर होता है। कल हमने देखा था, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को हम x एक जगह पर रख देंगे तो P कुल बराबर P0A 1 माइनस एक्स बी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो P कुल बराबर P0A माइनस P0A इंटू एक्स बी। ठीक है, अब हम इसे इधर और इसे इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं तो P0A एक्स बी और इसे इधर ले जाते हैं तो P0A माइनस P कुल। अब क्या करेंगे, हमको एक्स बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो एक्स बी बराबर P0A माइनस P कुल अपॉन, इसको हम अपॉन में ले आएंगे क्योंकि इधर इंटू हो रहा है तो इधर क्या होगा, ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इस वैल्यू से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए फटाफट से, फिर थोड़ा कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम देखते हैं, हाँ, राउल्ट के नियम की सीमाएं देखना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम राउल्ट के नियम की सीमाएं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दशाओं के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। कौन कौन से दशाओं के लिए लागू नहीं होता है, तो पहला है सांद्र विलयनों में विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है, या जो क्या बोलेंगे, एक प्रकार का उनके अंदर इंटरेक्शन फोर्स होता है ना, अन्योन्य क्रिया होती है, उसके कारण राउल्ट का नियम उस पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम हेनरी के नियम के समान ये केवल तनु विलयनों पर ही लागू होगा। ठीक है, इसमें सांद्र विलयनों में विलेय और विलायक की जो कण है उनके मध्य प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी, इस कारण उस पर हम इस नियम का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा है, यदि विलेय विलयन में संगुणित या वियोजित होता है तब वाष्प दाब में अवनमन अपेक्षित मान से भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पर भी हम राउल्ट का नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात अगर कोई विलेय है, विलयन में विलेय है तब वो विलयन बनेगा, तो विलयन में यदि विलेय आपस में जुड़ जा रहे हैं या आपस में टूट के अलग हो जा रहे हैं तो जो उसका जो वाष्प दाब है उसमें जो अवनमन होगा उसका जो मान है वो हमेशा क्या होगा, अलग प्राप्त होगा, एक समान प्राप्त नहीं होगा। वहाँ हम इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हेनरी के नियम के समान है। ठीक है, तो एक बात हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि हेनरी के नियम का ही ये क्या होता है, राउल्ट का नियम विस्तृत रूप है। हेनरी का नियम शॉर्ट है तो ये थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है। तो देखते हैं हेनरी नियम के संदर्भ में राउल्ट का नियम। तो हमको राउल्ट का नियम पता है कि अवाष्पशील युक्त विलेय में क्या होता है, उसके जो वाष्प दाब होता है विलायक का वो उसके मोल प्रभात के समानुपाती होता है, और समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो हम P0A अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लगाते हैं। और हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर यदि कोई गैस है उसका जो दाब है वह दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, वो भी कहता है उसका जो कोई भी गैस है तो गैस का आंशिक दाब विलयन के, ठीक है, विलयन में जो गैस होगा
गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्योंकि गैसीय स्टेट में है इसलिए जी लिया गया है, तो गैस के क्या होगा, समानुपाती होगा। और यहाँ पर जब इस समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो हम ये लगाते हैं, ये क्या होता है, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो हमें क्या मिलता है कि वाष्पशील घटक या गैस का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन में उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात इसमें भी कहा जा रहा है कि यदि कोई गैस है, कोई गैस रूप में अगर कोई लिक्विड, अगर कोई जैसे सोडा वाटर हो गया, तो उसमें यदि उसकी मात्रा या मोल अंश उसमें क्या है, अधिक है, तो उसका दाब भी उस गैस का उसमें अधिक होगा। ठीक है, तो ये हेनरी के नियम के संदर्भ में राउल्ट का नियम है। तो आज का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।